A very good morning to all the participants of this webinar from DTRTA Lucknow. And today we are going to start with capital gains, income under the head capital gains, which begins from section 45 of chapter 4 of the Income Tax Act. The recording also. Section 45 says, any profit or gains arising from the transfer of a capital asset effected in the previous year. इंपॉर्टेंट बात यह है यहां पर कि कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो रहा है, तो कैपिटल एसेट जो है उसको सेक्शन 2 में डिफाइन किया हुआ है। तो जब भी किसी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होता है और प्रीवियस ईयर के दौरान जो भी प्रॉफिट या गेन अराइज करता है उसके कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से, shall, save as otherwise provided in these sections, be chargeable to income tax under the head capital gains. उसको चार्ज किया जाएगा कैपिटल गेन्स हेड में। चार्जेबल टू इनकम टैक्स यानी इनकम टैक्स के लिए चार्जेबल होगा वो प्रॉफिट या वो गेन, सिवाय जहां पर इन सेक्शंस में कुछ प्रोविजन दिए हुए हैं जो कि प्रोवाइजो के रूप में है कि जिन कंडीशंस में वो कैपिटल गेन चार्जेबल नहीं होता है, उनको छोड़ते हुए जब भी कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है तो उसको कैपिटल गेन हेड में चार्ज किया जाएगा इनकम टैक्स के लिए। एंड डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस, और उसे उस साल की टोटल इनकम माना जाएगा या उस साल का इनकम माना जाएगा जिस साल में ये ट्रांसफर हुआ है। भाई कैपिटल एसेट तो आदमी के पास पहले भी हो सकता है और उसका रेट धीरे धीरे बढ़ता रहा होगा, लेकिन जब तक वो कैपिटल एसेट ट्रांसफर नहीं होता है तब तक जो है उससे टैक्स, उससे प्रॉफिट और गेन्स जो है अराइज नहीं होता है, भले ही अक्रू हो रहा हो। कोई भी कैपिटल एसेट है तो जब तक उसका प्रॉफिट एंड गेन्स अराइज नहीं होगा, अराइज कब होगा? जब उसका ट्रांसफर होगा। कैपिटल एसेट के ट्रांसफर होने पे जब प्रॉफिट एंड गेन अराइज कर जाएगा तब वो चार्जेबल टू इनकम टैक्स होगा उस प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर में वो कैपिटल एसेट जो है वो ट्रांसफर किया गया है, इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। अब 45(1)(a) में कहा जा रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, कि सबसेक्शन 1 में कुछ भी कहा गया हो उसको नजरअंदाज करते हुए, where any person receives at any time during any previous year any money or other assets, जब कोई भी पर्सन किसी भी टाइम रिसीव करता है किसी भी प्रीवियस ईयर के दौरान कोई भी मनी या दूसरे एसेट्स अंडर एन इंश्योरेंस फ्रॉम द इंश्योरर, जैसे उसने इंश्योरेंस कर रखी थी और इंश्योरर ने उसको वो एसेट दिया या वो मनी दिया ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी कैपिटल एसेट। कोई भी कैपिटल एसेट उसके पास था, उसका उसने इंश्योरेंस करा रखा था कि उसका या डैमेज या डिस्ट्रक्शन होगा तो इंश्योरर उसको कुछ वो पैसे देगा, जो भी सम अश्योर्ड है। तो यदि उसको वो पैसा मिलता है, ये रिसीव्स या रिसीव वर्ड है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ द फ्लड, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक और अदर कन्वर्जन ऑफ नेचर, ये सब तूफान, आंधी तूफान होते हैं। अर्थक्वेक तो खैर आप सब जानते ही हैं। और कन्वर्जन ऑफ नेचर, जब प्रकृति उलट पुलट कर देती है उसको कहते हैं कन्वर्जन ऑफ नेचर। या कोई राइट होता है या सिविल डिस्टर्बेंस होता है या कोई एक्सीडेंटल फायर हो जाती है या कोई एक्सप्लोजन हो जाता है,
या एनिमी का कोई एक्शन हो जाता है, या कोई ऐसा एक्शन लिया जाता है जो किसी एनिमी को कॉम्बैट करने के लिए लिया जा रहा है, उससे लड़ाई करने के लिए लिया जा रहा है, चाहे उसके साथ वॉर का डिक्लेरेशन हो रहा हो, चाहे डिक्लेरेशन ना भी हो रहा हो, फिर भी लेकिन अगर किसी एक्शन को कॉम्बैट करने के लिए एनिमी के साथ एक्शन में कोई भी कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय या डैमेज हो जाता है, इन चारों सिचुएशंस में अगर कोई कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय या डैमेज होता है और उसका इंश्योरेंस था और इंश्योरेंस के वजह से कुछ पैसा या एसेट प्राप्त होता है इंश्योरर से, then any profit or gains arising from receipt of such money or other assets shall be chargeable to income tax under the head capital gains. तो उस मनी या एसेट के प्राप्त होने से जो प्रॉफिट या गेन्स अराइज कर रहा है, इस बात को ध्यान में रखें कि जो भी पैसा मिल रहा है वो पूरा का पूरा कैपिटल गेन नहीं है, उससे जो प्रॉफिट या गेन अराइज कर रहा है वो होगा कैपिटल गेन, and shall be deemed to be the income of such person of the previous year, और उसको भी उस प्रीवियस ईयर की इनकम माना जाएगा। इसमें डीमिंग प्रोविजन की इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि कई बार हो सकता है कि डिस्ट्रक्शन जो है जिस एसेट का हुआ, वो एसेट का वैल्यू जो है वो तो पहले भी बढ़ती घटती रही है, तो वैल्यू के बढ़ने या घटने से कोई इनकम अक्रू नहीं, इनकम अक्रू तो भले ही होती हो लेकिन अराइज नहीं होती है। तो जहां पर इनकम अराइज नहीं हो रही है वहां पर सवाल ये उठता है कि इसको कौन से साल की इनकम मानी जाए, क्योंकि अक्रू तो हो ही रही थी, और इसी वजह से ये डीमिंग प्रोविजन की जरूरत पड़ती है। हम कहते हैं कि वो इनकम हम मान ले रहे हैं कि वो प्रीवियस ईयर में जिसमें वो पैसा प्राप्त हुआ उसमें वो प्रॉफिट एंड गेन अराइज हुआ है, और इसलिए उसी साल के वो इनकम को हम मानेंगे जिसमें इन विच सच मनी और द अदर एसेट वाज रिसीव्ड, जिस प्रीवियस ईयर में वो पैसा या एसेट रिसीव हुआ है, एंड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 48, और सेक्शन 48 के पर्पज से जहां हमको कॉस्ट निकालने को कहा जाता है, सेक्शन 48 में हमें प्रॉफिट एंड गेन्स को कंप्यूट करने के लिए जो हम कॉस्ट को लेना जरूरी होता है, तो फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 48 वैल्यू ऑफ एनी मनी और fair market value of other assets on the date of such receipt shall be deemed to be the full value of the consideration received or accruing as a result of the transfer of such capital asset. जिस डेट में वो जो पैसा प्राप्त हो रहा है, सच रिसीट मतलब जो मनी या एसेट्स जब प्राप्त हो रहे हैं, उस तारीख में उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो ही मानी जाएगी कि वो फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन है जो रिसीव हुआ था या अक्रू एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट। यानी कि सेक्शन 48 के पर्पज से कोई भी मनी का वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू किसी भी एसेट की उस तारीख को जब वो एसेट रिसीव हुआ वो मान लिया जाएगा कि वो फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन है जो रिसीव या अक्रू हुआ है एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट, क्योंकि सेक्शन 48 में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की बात की जाती है। तो सवाल उठता है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू है उस एसेट की या जो मनी की वैल्यू है, क्योंकि पैसा भी प्राप्त हो रहा है, हो सकता है एसेट भी कोई प्राप्त हो रहा है उस व्यक्ति को। अगर इंश्योरर से कोई एसेट प्राप्त हो रहा है तो एसेट की उस एसेट को प्राप्त होने से हम उसका प्रॉफिट एंड गेन्स निकालने के लिए हमको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की जरूरत पड़ेगी। प्रॉफिट एंड गेन्स निकालने के लिए हमको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के बारे में कहा जा रहा है कि जो भी उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू है जब वो एसेट प्राप्त होता है वो उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। तो यहाँ पर भी एक डीमिंग प्रोविजन यानी मान लेने वाली बात है, क्योंकि सेक्शन 48 के हिसाब से हमको प्रॉफिट एंड गेन्स का कंप्यूटेशन करना पड़ेगा।
और जब हम सेक्शन 48 के हिसाब से कंप्यूटेशन करेंगे तो वहां पे हमको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन चाहिए होगी। देखिए, फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, ये चीज चाहिए होगी, और इसको पता लगाने के लिए मनी है तो ठीक है, मनी की जो भी वैल्यू है वही है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। लेकिन जहां पर एसेट प्राप्त हो रहा है तो एसेट के जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसी तारीख को, जिस तारीख को वो एसेट प्राप्त होता है, वो उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। अब आते हैं सब सेक्शन 2 पर। इसके पहले एक्सप्लेनेशन में इंश्योरर वर्ड को डिफाइन किया गया है, जिसकी डेफिनेशन इंश्योरेंस एक्ट से लाई गई है। तो इंश्योरर वो है जो कि इंश्योरेंस एक्ट में इंश्योरर के रूप में डिफाइन किया गया है। यानी एक तरह से अगर आप आम शब्दों में समझना चाहें तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो है इंश्योरर, जो इंश्योरेंस कराती है। एग्जैक्ट डेफिनेशन के लिए इंश्योरेंस एक्ट से ये डेफिनेशन बोरो की जाएगी जहां पर भी जरूरत पड़ेगी। नाउ 45(2) says that notwithstanding anything contained in subsection 1, the profits or gains arising from the transfer by way of conversion by the owner of a capital asset into, or its treatment by him as the stock in trade of a business carried on by him, shall be chargeable to income tax as his income of the previous year in which such stock in trade is sold or otherwise transferred by him. And for the purposes of section 48, the fair market value of the asset on the date of such conversion or trade treatment shall be deemed to be the full value of the consideration received or accruing as a result of the transfer of the capital asset. सबसेक्शन 2 ये कहता है कि सबसेक्शन 1 में कुछ भी कहा गया हो उसको नजरअंदाज करते हुए जब भी कोई प्रॉफिट एंड गेन अराइज करते हैं, क्यों अराइज करते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स, कि एक ऐसा ट्रांसफर होता है जिसमें ओनर जो है एसेट का वो कन्वर्ट कर रहा है कैपिटल एसेट को एक स्टॉक इन ट्रेड में, किसी भी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहा है। स्टॉक इन ट्रेड वो स्टॉक होता है जो कि वो खरीद बिक्री जिसकी वो करता है। कैपिटल एसेट वो एसेट होता है जिसको रोजमर्रा के बेसिस पे खरीद बिक्री जिसकी नहीं करता, वो उसका स्टॉक नहीं होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कैपिटल एसेट को कोई भी एसएसई कन्वर्ट कर दे स्टॉक इन ट्रेड में, या उसको मान ले स्टॉक इन ट्रेड, ट्रीटमेंट बाय हिम, ट्रीटमेंट मतलब मान लेना, या तो उसको कन्वर्ट करता है स्टॉक इन ट्रेड में या फिर मान लेता है स्टॉक इन ट्रेड अपने बिजनेस का, जो बिजनेस उसके द्वारा चलाया जा रहा हो, बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम, वो जो उस कन्वर्जन से जो प्रॉफिट एंड गेन अराइज होते हैं वो टैक्स किए जाएंगे, वो चार्ज किए जाएंगे टू इनकम टैक्स उस प्रीवियस ईयर के इनकम के रूप में जिसमें ऐसा स्टॉक इन ट्रेड बेचा जाता है। मतलब कन्वर्जन पर वो चार्ज नहीं हो रहा है और अदरवाइज ट्रांसफर बाय हिम, लेकिन जब वो स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर कर दिया जाता है या वो कन्वर्टेड स्टॉक इन ट्रेड जब बेच दिया जाता है उस प्रीवियस ईयर में, ये चार्जेबल टू इनकम टैक्स होता है। जब तक वो बिका नहीं होता या ट्रांसफर नहीं होता तब तक वो चार्जेबल टू इनकम टैक्स नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल एसेट किसी एसएससी के पास है, अगर वो सीधे उसको ट्रांसफर कर देगा बिना कन्वर्ट किए तब तो कैपिटल गेन अराइज हो ही जाएगा। लेकिन अगर वो उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर देता है तो यहां पर भी हम ये कह रहे हैं कि जब भी वो उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करता है तो जब उसको बेचेगा स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करने के बाद जिस प्रीवियस ईयर में वो बेचेगा उस प्रीवियस ईयर में ये चार्ज टू इनकम टैक्स होगा, और जो चार्ज होगा ये किस हेड में होगा, कैपिटल गेन हेड में होगा। लेकिन चार्ज कब होगा, जब वो कन्वर्टेड स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा। जब वो कन्वर्ट होगा तब चार्ज नहीं होगा, या जब वो ट्रीट किया जाएगा स्टॉक इन ट्रेड में के रूप में तब चार्ज नहीं होगा। तो चार्ज कब होगा, जब वो बिकेगा, व्हेन इट विल बी सोल्ड और अदरवाइज ट्रांसफर्ड बाय हिम।
एंड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 48, तो सेक्शन 48 फिर वही बात कहता है कि हमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बताइए कि आपके फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट एसेट ऑन द डेट ऑफ द कन्वर्जन और द ट्रीटमेंट। एंड जिस तारीख में वो एसेट कन्वर्ट हुआ था, उस तारीख में जो फेयर मार्केट वैल्यू था उसका, दैट विल बी द full value of the consideration, but it will be charged to tax only in the previous year in which the converted stock in trade is transferred. So now we go to 45(2)(a). Now 45(2)(a) says that where any person has had at any time during the previous year any beneficial interest in any securities, then any profit or gains arising from the transfer made by the depository or the participant of such beneficial interest in respect of the securities shall be chargeable to income as the income of the beneficial owner of the previous year in which such transfer took place, and shall not be regarded as income of the depository who is deemed to be the registered owner of the securities by virtue of the subsection 1 of section 10 of the Depository Act 1996. And for the purposes of section 48 and for the purpose of section 242(a) proviso, the cost of the acquisition and the period of holding of any securities shall be determined on the basis of the first in first out method. Now यहाँ पे कहा जा रहा है कि डेपोजिटरी एक्ट हमारा जो 1996 का है, डेपोजिटरी एक्ट जो है डेपोजिटरी को ओनर डिक्लेयर करता है सिक्योरिटीज का, लेकिन वो ओनर इसलिए डिक्लेयर करता है क्योंकि वो उसको सेफ कस्टडी में उसको डेपोजिटरी को रखना होता है सिक्योरिटीज को, और उस पर्पज से उसको वो ओनर डिक्लेयर करता है। लेकिन वो असली मालिक नहीं है उन सिक्योरिटीज से। ही इज नॉट द रियल ओनर ऑफ द सिक्योरिटीज, ही इज द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द सिक्योरिटीज। तो इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति सिक्योरिटी बेचेगा तो उसको डेपोजिटरी उस पर टैक्स नहीं देगा, और डेपोजिटरी को सेव करने के लिए टैक्स से ये सब सेक्शन यहाँ पे लाया गया है। और यहाँ पे कहा गया है वेयर एनी पर्सन हैज हैड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज, किसी पर्सन का बेनिफिशियल इंटरेस्ट है सिक्योरिटीज में, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉफिट और गेन्स अराइज करता है, अगर वो डेपोजिटरी या डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट उस बेनिफिशियल इंटरेस्ट को बेच देता है, ट्रांसफर मेड बाय द डेपोजिटरी और द डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट of such beneficial interest in respect of securities. If the transfer is made of the beneficial interest by the depository or the participant, then that shall be chargeable to income tax, not as the income of the depository or the participant, but as the income of the beneficial owner. जो भी उससे उस सिक्योरिटी से बेनिफिट डिराइव करने वाला व्यक्ति है, यानी जिसकी वो सिक्योरिटी है, भले ही उसका जो रजिस्टर्ड ओनर है वो डेपोजिटरी एक्ट के सेक्शन 10(1) के तहत उसका जो ओनर है, रजिस्टर्ड ओनर है, वो डेपोजिटरी है, लेकिन डेपोजिटरी ऐसे सिक्योरिटी के ट्रांसफर पर चार्जेबल नहीं होगा टैक्स के लिए, बल्कि चार्जेबल कौन होगा? चार्जेबल होगा द बेनिफिशियल ओनर जो सिक्योरिटीज का है, जिसके बेनिफिट के लिए वो डेपोजिटरी होल्ड कर रही है उन शेयर्स को या सिक्योरिटीज को। और अगर हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करेंगे, तो जहां पर सिक्योरिटीज एक के बाद एक खरीदी या बेची जा रही हैं, तो सवाल ये उठता है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है। जैसे सिक्योरिटीज एक ही कलर की हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड हैं और उसके यूनिट्स हैं, तो 10 यूनिट पहले बेच दिए, 10 यूनिट बाद में बेच दिए, 15 यूनिट और उसके बाद बेच दिए। तो जैसे जैसे यूनिट्स उसके बिकते जाएंगे तो हमें निकालना होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था और पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालनी होती है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए एंड फॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वी विल यूज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी जो भी सिक्योरिटी पहले खरीदी गई वो ये माना जाएगा वो ही पहले बेची गई है, और जो बाद में खरीदी गई उसको ये माना जाएगा वो ही बाद में बेची गई है।
तो चूंकि अलग अलग रेट पे खरीद और बिक्री हो रही है, आज कोई सिक्योरिटी मान लीजिए 10 रुपये में खरीदी गई है और बाद में वो 12 रुपये में खरीदी गई है, तो जब भी कोई सिक्योरिटी बेची जाएगी तो ये माना जाएगा कि पहले 10 रुपये वाली सिक्योरिटी बिकी है, उसके बाद में जब वो खत्म हो गई है तब 12 रुपये वाली सिक्योरिटी बिकी है। तो इसको कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे हम, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से निकालेंगे, और उसी तरह से जो पीरियड ऑफ होल्डिंग भी निकालेंगे वो भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से हम निकालेंगे। और एक्सप्लेनेशन में जो टर्म्स हैं बेनिफिशियल ओनर, डेपोजिटरी एंड सिक्योरिटी, दे आर बीइंग बोरोड फ्रॉम द डेपोजिटरी एक्ट 1996 itself. Okay, now we go to 45.3. Now 45.3 says that the profits or gains arising from the transfer of a capital asset by a person to a firm or other AOP or BOI, which is not a company or a cooperative society, in which he is or becomes a partner or member by way of capital contribution or otherwise, shall be chargeable to tax as his income of the previous year in which such transfer takes place, and for the purposes of section 48, the amount recorded in the books of accounts of the firm, association or the body as the value of the capital asset shall be deemed to be the full value of the consideration received or accruing as a result of the transfer of the capital asset. Now, जो एक कैपिटल एसेट है जो एक पर्सन एक फर्म को ट्रांसफर कर रहा है, a capital asset is being transferred by a person to a firm or to a AOP or to a BOI, but not to a company or a cooperative society. अगर एक कैपिटल एसेट एक पर्सन एक फर्म को ट्रांसफर कर रहा है या AOP या BOI को ट्रांसफर कर रहा है जिसमें वो एक पार्टनर है या मेंबर है, तो अगर फर्म है तो पार्टनर है, या AOP या BOI है तो अगर उसमें वो मेंबर है, यानी जिस AOP या जिस फर्म में या जिस BOI में वो पार्टनर या मेंबर है, उसी फर्म या AOP या BOI को अगर वो कोई कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करता है और ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रूप में कर रहा है या अदरवाइज किसी और रूप में भी कर रहा है, either he is making a capital contribution or he is not making a contribution, just selling the capital asset to the firm. So whatever profits and gains that will arise from doing that shall be chargeable to tax as his income. वो उस प्रीवियस ईयर की इनकम मानी जाएगी जिसमें वो ट्रांसफर घटित होता है, in which this transfer takes place. और once again, for the purpose of section 48, when we are the full value of the consideration, तो in that case जो भी अमाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फर्म या AOP या BOI के बुक्स में जो भी अमाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा उस एसेट का कि दैट इज द वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट, दैट अमाउंट, यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे जो वैल्यू रिकॉर्ड की जा रही है फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या AOP के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या BOI के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वही अमाउंट जो है that will be treated as the full value of the consideration that is received or accruing as a result of the transfer of the capital asset. So, that way, what is defined here is, what is stated here is that sometimes what happens is that a person sells his capital asset to the firm in which he himself is the partner or he himself is the member of the AOP or the BOI, and he sells his own capital asset to that firm AOP or BOI. Now that sale he may be making in form of a capital contribution also, because when he makes a capital contribution, then he doesn't get any money in return for it. The asset becomes part of the capital, part of his capital, which is contributed by him to the firm or the AOP or the BOI. So the question now arises that we have to charge it to tax, because as soon as he makes this capital contribution, we cannot let it go away.
तो जैसे ही उसने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया, या वैसे ही उसको अगर बिना कैपिटल कंट्रीब्यूशन के भी कोई उसने एसेट ट्रांसफर किया एंड ही गेट्स एनी मनी फॉर इट आल्सो, what we have to see is that for how much value that capital asset has been recorded in the AOP, BOI and the firm's books, और जिस वैल्यू पे वो रिकॉर्ड किया गया है, that value will be treated, will be deemed to be the full value of the consideration for the purpose of section 48 for the calculation of the profits and gains. So this is very here, but the interesting part is that अगर वो कोई capital contribution भी कर रहा है and he never gets any money for it because he makes a capital contribution, still that contribution is taxed, and for that purpose, the value at which value of the consideration that is received or accruing, it is deemed to have been received or accrued to him. So therefore, even if when he is not getting any money, still ये मान लिया जाता है he has got some value of consideration, and that consideration is treated to be the full value of the consideration taken from the books of the accounts of the firm AOP or the BOI, as taken from the books of the firm AOP or the BOI, and treated as the full value of the consideration. Now we go to 45.4. The profits or gains arising from the transfer of a capital asset by way of distribution of capital assets on the dissolution of the firm. Now what is happening here is that transfer of capital asset is happening because एक फर्म डिसॉल्व हो रही है, और फर्म के डिसॉल्व होने से या कोई एओपी डिसॉल्व हो रही है या कोई बीओआई डिसॉल्व हो रही है, हालांकि ये प्रावधान कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को लागू नहीं होता. सो wherever a person transfers a capital asset, so how this transfer is happening? A firm is getting dissolved, AOP is getting dissolved, the BOI is getting dissolved. Now that capital asset belonged to the firm AOP or the BOI, and its capital assets are being distributed on its dissolution. And when the dissolution happens, the capital asset gets transferred to somebody else. तो जैसे ही वो कैपिटल एसेट किसी को ट्रांसफर होता है डिसॉल्व होने पे फर्म एओपी या बीओआई के, उससे ये फर्म एओपी या बीओआई को कुछ प्रॉफिट और गेन्स अराइज होगा, और ये जो प्रॉफिट और गेन्स अराइज हो रहा है shall be chargeable to tax as the income of the firm AOP or the BOI. ये उस AOP, BOI या फर्म की इनकम के रूप में चार्ज होगा उस प्रीवियस ईयर के लिए जिसमें वो ट्रांसफर हुआ है, of the previous year in which the said transfer takes place. Because income is taxed on the basis of the previous year. So we have to decide which previous year. So which previous year means, in this case, when the transfer takes place. And for the purposes of section 48, the fair market value of the asset on the date of transfer shall be deemed to be the full value of consideration. और ऐसे केस में जो फेयर मार्केट वैल्यू है उस एसेट की, उसी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा as having been received or accruing as a result of the transfer. So here, as you can see, instead of taking the value in the books, what is being taken as the fair market value of that asset, because the assets are being distributed, and therefore by distribution the assets are getting transferred to some other person, whoever deserves to have those capital assets, maybe one of the partners or the members, and in that case the fair market value will be treated as the full value of the consideration. मतलब जो पैसा उसको बेचने से मिलता है किसी चीज को, वो कहते हैं फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन. तो यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या माना जाएगा? उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है उस डेट को, जिस डेट को वो ट्रांसफर घटित हो रहा है. Now 45.5 says the notwithstanding contained in anything contained in subsection 1, where the capital gain arises from the transfer of the capital asset, being a transfer by way of compulsory acquisition under any law,
or a transfer of the consideration for which was determined or approved by the central government or the Reserve Bank of India, and the compensation or the consideration for such transfer is enhanced or further enhanced by any court, tribunal or other authority, the capital gain shall be dealt with in the following manner. तो यहाँ पे वो सिचुएशन बताई जा रही है. देखिए, सबसे पहले तो जब हम लिखते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, इट इज कॉल्ड ए नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज, NONOBSTANTE. नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज मीन्स कि जो भी सबसेक्शन 1 में लिखा है उसको नजरअंदाज करते हुए, इट इज सॉर्ट ऑफ what we are saying in a way is that whatever we have said in subsection 1, in this condition we are applying a different kind of a way of taxing, which is different from subsection 1. Subsection 1 में तो स्ट्रेट अवे हमने कह दिया कि जब भी कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है तो जिस प्रीवियस ईयर में वो ट्रांसफर होता है उस ईयर में वो टैक्स होता है. अब यहां पे हम कह रहे हैं कि अगर वो ट्रांसफर कंपल्सरी एक्विजिशन से हो रहा है, यानी सरकार कोई कैपिटल एसेट को कंपल्सरीली एक्वायर कर ले रही है किसी भी लॉ के तहत, या कोई ऐसा ट्रांसफर है जिसका कंसिडरेशन जो है कि कितने रुपए में वो ट्रांसफर होगा वो केंद्र सरकार या रिजर्व बैंक तय कर रहा है या उसको अप्रूव कर रहा है, उसका अनुमोदन कर रहा है, एंड जो भी कॉम्पेंसेशन था उसको हो सकता है एनहांस भी किया जा रहा है अगर बाद में किसी कोर्ट या ट्राइब्यूनल के द्वारा, क्योंकि पहले हो सकता है कॉम्पेंसेशन कोई सरकार तय करे और कोर्ट उसको माने कि उतना सही नहीं है और ज़्यादा मिलना चाहिए, तो कोर्ट या ट्राइब्यूनल या कोई दूसरी अथॉरिटी उसको एनहांस अगर कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में जो प्रॉफिट एंड गेन्स अराइज हो रहा है उसको कैसे टैक्स किया जाएगा, उसके बारे में कहा जा रहा है. वी हैव टू लुक एट द फॉलोइंग मैनर, यानी ए, बी एंड सी में वो मैनर दिया हुआ है जिस मैनर में इस तरह की सिचुएशन को टैक्स के पर्पज से डील किया जाएगा. तो लेट अस सी व्हाट इज दैट मैनर in which the profit and gains which is arising, or the capital gain which is arising from the transfer of a capital asset being a transfer by way of compulsory acquisition, या तो वो ट्रांसफर कंपल्सरी एक्विजिशन से हो रहा है या फिर एक ऐसा ट्रांसफर हो रहा है जिसका रेट या जिसका कंसिडरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तय किया गया या अप्रूव किया गया, रिजर्व बैंक के द्वारा तय किया गया या अप्रूव किया गया है. वैसे कंडीशन में और उसके बाद अगर कोई एनहांस कॉम्पेंसेशन मिलता है कोर्ट या ट्राइब्यूनल से, तो किस प्रकार से कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट होगा. तो उसमें ए है कि द कैपिटल गेन कंप्यूटेड विद रेफरेंस टू द कॉम्पेंसेशन अवॉर्डेड इन द फर्स्ट इंस्टेंस, or as the case may be, the consideration determined or approved in the first instance by the central government or the Reserve Bank of India shall be chargeable as income under the head capital gains of the previous year in which such compensation or part thereof or such consideration or part thereof was first received. जहां मैटर पहले इंस्टेंस में कॉम्पेंसेशन देने का है, पहला इंस्टेंस का मतलब जहां पर कोर्ट या ट्राइब्यूनल का कोई हस्तक्षेप नहीं है और जहां पर सरकार या तो कॉम्पेंसेशन अवार्ड कर रही है या फिर उसके कंसिडरेशन को डिटरमिन या अप्रूव कर रही है, तो ऐसे केस में जो भी कैपिटल गेन्स कंप्यूट किया जाता है वो उस प्रीवियस ईयर में कैपिटल गेन हेड में चार्ज होगा जिस प्रीवियस ईयर में वो जो कॉम्पेंसेशन है या वो जो कंसिडरेशन है, जो अप्रूव्ड कंसिडरेशन है या वो जो कॉम्पेंसेशन है वो सबसे पहले रिसीव हुआ, यानी रिसीव होने पर ये चार्ज होगा और केवल अनाउंसमेंट पर चार्ज नहीं होगा. जब तक ये रिसीव नहीं होता है तब तक ये चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, यानी इट विल बी चार्ज टू टैक्स ऑन ए रिसीट बेसिस, नॉट ऑन द अक्रूड बेसिस. और बी में कहा जा रहा है the amount by which the compensation or the consideration is enhanced or further enhanced by the court, tribunal or other authority shall be deemed to be the income chargeable under the head capital gains of the previous year in which such amount is received by the assessor.
provided that any amount of compensation which is received in pursuance of an interim order of the court, tribunal, or the authority shall be deemed to be the income chargeable under the gains of the previous year in which the final order of such court, tribunal, or the other authority is made. बी में कहा जा रहा है कि अगर कॉम्पेंसेशन को एनहांस कर दिया जाता है, जो भी कॉम्पेंसेशन सरकार ने दिया था या जो कंसिडरेशन सरकार ने मुकर्रर किया था, अगर उसको कोई भी कोर्ट, ट्राइब्यूनल या दूसरी अथॉरिटी उसको बढ़ा देती है या उसको एनहांस कर देती है, तो जब भी ये बढ़ा हुआ राशि प्राप्त होती है, जिस प्रीवियस ईयर में ये बढ़ी हुई राशि प्राप्त होती है, उस प्रीवियस ईयर में इट विल बी टैक्स्ड, इट विल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, और ये उसी ईयर की इनकम मानी जाएगी, डीम्ड टू बी द इनकम विच इज चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, बशर्ते ये कि अगर कोई इंटरिम ऑर्डर दिया गया है कोई कॉम्पेंसेशन देने के लिए कोर्ट या ट्राइब्यूनल के द्वारा, तो इंटरिम ऑर्डर की डेट के प्रीवियस ईयर में वो टैक्स नहीं होगा, बल्कि जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता, और जब फाइनल ऑर्डर आ जाएगा ऐसे कोर्ट, ट्राइब्यूनल या दूसरी अथॉरिटी का, तब वो टैक्स किया जाएगा, यानी वो फाइनल ऑर्डर के आधार पर टैक्स किया जाएगा। उसके बाद सी है। Now, in C it says that where in the assessment for any year the capital gain arising from the transfer of a capital asset is computed by taking the compensation or consideration referred to in clause A, or as the case may be, enhanced compensation or consideration referred to in clause B, and subsequently such compensation or consideration is reduced by any court, tribunal, or other authority, such assessed capital gain of that year shall be recomputed by taking the compensation or consideration as so reduced by such court, tribunal, or other authority to be the full value of the consideration. अब सी में ये कहा जा रहा है कि जब भी जो भी कॉम्पेंसेशन दिया गया था या जो बाद में एनहांस कॉम्पेंसेशन दिया गया था या जो कंसिडरेशन अप्रूव किया गया था या कोई एनहांस कंसिडरेशन अगर अप्रूव किया गया था या उसको जो अप्रूव कंसिडरेशन को बढ़ाया गया था कोर्ट या ट्राइब्यूनल के द्वारा, और उसके बाद अगर कोई कोर्ट, ट्राइब्यूनल या दूसरी अथॉरिटी उस कॉम्पेंसेशन या उस कंसिडरेशन को घटा देती है, तो रिड्यूस कर देती है, तो पहले उसका एक फाइनल ऑर्डर आया था, लेकिन फाइनल ऑर्डर पे असेसमेंट हो गया था, और अब लेकिन किसी भी कोर्ट, ट्राइब्यूनल या दूसरी अथॉरिटी ने उसको घटा दिया है, तो जो भी कैपिटल गेन पहले असेस हुआ था उस साल का, उसी कैपिटल गेन को फिर से रिकम्प्यूट किया जाएगा, टेकिंग द कॉम्पेंसेशन और कंसिडरेशन एज सो रिड्यूस्ड बाय सच कोर्ट, तो वो वाला कॉम्पेंसेशन या वो कंसिडरेशन दिया जाएगा जो रिड्यूस्ड कॉम्पेंसेशन या कंसिडरेशन है, और उस तरह से जो कैपिटल गेन है उसको, जो असेस्ड कैपिटल गेन है उसको फिर से रिकम्प्यूट कर दिया जाएगा, और ऐसे केस में जो रिड्यूस्ड कॉम्पेंसेशन या रिड्यूस्ड कंसिडरेशन है उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा रिकम्प्यूटेशन के पर्पज से। तो यहाँ पे अगर कोई असेसमेंट जैसे कंप्लीट भी हो गया है और उसका टाइम कंप्लीट हो गया है, और अगर रेक्टिफिकेशन भी, उसका रेक्टिफिकेशन करने का भी टाइम अगर कंप्लीट हो गया है, उसके बावजूद यहाँ पर रिकम्प्यूटेशन अलाउ हो रहा है कि अगर बहुत बाद में कोर्ट का ऑर्डर आता है जिसमें रिड्यूस हो जाता है, तो उसको रिकम्प्यूट कर दिया जाएगा, और इसके लिए इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी कि रेक्टिफिकेशन का टाइम पूरा हो गया कि नहीं हो गया। Now, for the purposes of this subsection, in relation to the amount referred to in clause B, the cost of acquisition and the cost of improvement shall be taken to be nil. जब क्लॉज बी की बात हो रही है, एनहांस कॉम्पेंसेशन की बात हो रही है, सवाल उठता है ना कि एनहांस कॉम्पेंसेशन को कैसे चार्ज किया जाएगा टैक्स के लिए, उसको कंप्यूट कैसे किया जाएगा, क्योंकि हमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट चाहिए। भाई एनहांस कॉम्पेंसेशन को तो हमने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया, या एनहांस कंसिडरेशन को हमने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो मान लिया,
लेकिन व्हाट अबाउट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट? तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ऐसे केस में क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पहले ही कंसिडर कर ली गई है ओरिजिनल कॉम्पनसेशन के टाइम पे, तो ये केवल एनहांस कॉम्पनसेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो पूरा का पूरा जो एनहांस कॉम्पनसेशन है दैट विल बी ब्रॉट टू टैक्स बिकॉज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट शैल बी टेकन टू बी निल। Now, explanation 2 says that the provisions of this subsection shall apply also in a case where the transfer took place prior to first day of April 1988। यानी इस सबसेक्शन के प्रावधान 88 से पहले के केसेस पर भी अप्लाई करेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसको दिया जा रहा है। इस सबसेक्शन के प्रावधानों को 1488 से पहले के केसेस पर भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा रहा है, तो जिससे कि प्रॉपर टैक्सेशन हो सके एंड कोई कंफ्यूजन ना रहे। और इनफैक्ट दिस इज अ बेनिफिशियल रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजन, सो इफ देयर इज अ बेनिफिशियल रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजन दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। नाउ वेयर बाय रीजन ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन हु मेड द ट्रांसफर or for any other reason the enhanced compensation or the consideration is received by any other person, the amount referred to in clause B shall be deemed to be the income chargeable to tax under the head capital gains of such other person. Now what may happen sometimes is that जब ट्रांसफर हुआ तो वो तो ट्रांसफर तो एसेट का किसी और पर्सन ने किया था, वो पर्सन तब जिंदा था, लेकिन जब तक वो प्रॉपर्टी का जो पैसा है कॉम्पनसेशन, एनहांस कॉम्पनसेशन जब तक आया, यानी ओरिजिनल कॉम्पनसेशन तो किसी और पर्सन ने लिया था, लेकिन एनहांस कॉम्पनसेशन का टाइम जब तक आया तब तक दैट पर्सन हैड एक्सपायर्ड। सो ड्यू टू द एक्सपायरी ऑफ दैट अदर पर्सन, who had got the initial compensation, the enhanced compensation or the enhanced consideration is received by some other person, whoever probably inherits from the original person, and therefore जिस पर्सन को भी ये प्राप्त होगा enhanced compensation, he will have to pay tax on it, and the tax under the capital gains will be chargeable on that other person who survives the original person and who inherits from him rather, and therefore he got the enhanced compensation or the enhanced consideration. Whoever gets this enhanced compensation or consideration who is not that original person, बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति है जो कि जिसको मिल रहा है enhanced compensation या consideration, तो जिसको भी मिल रहा है he will be taxed. Now we come to 45(5)(a). Notwithstanding anything contained in subsection 1, where the capital gain arises to an SSC being an individual or a HUF, अगर SSC कोई individual या HUF है and the capital gain arises from the transfer of a capital asset जो कि land या building है या दोनों है, and this transfer happens under a specified agreement. तो specified agreement क्या है? That is explained in the explanation below. We'll just read that, but before that let us read the section first, subsection first. Now what the subsection says that when an SSE being an individual or an HUF, he transfers a capital asset, and the capital asset is a land or a building or both, and he transfers it under a specified agreement, the capital gain shall be chargeable to income tax as the income of the previous year in which the certificate of completion for the whole or part of the project is issued. जिस साल में, जिस तारीख में, जिस प्रीवियस ईयर में रादर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पूरे प्रोजेक्ट का या पार्ट प्रोजेक्ट का मिल जाता है, इशू हो जाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। मान लीजिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक सर्टिफिकेट दे देती है कि इतना % प्रोजेक्ट जो है इस साल में कंप्लीट हो गया, तो जिस साल के लिए जितने पोर्शन का सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिल जाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से,
तो उस प्रीवियस ईयर के लिए वो उतने पोर्शन का कैपिटल गेन चार्ज होगा. एंड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 48, और फिर अगेन क्वेश्चन विल अराइज दैट व्हाट इज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. सो द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ द इशू ऑफ सेट सर्टिफिकेट, जिस डेट में सर्टिफिकेट इशू हो रहा है एंड द सर्टिफिकेट इज स्टेटिंग दैट this much portion of the project is completed, so much percentage is completed. So on that day, we have to take the stamp duty value of his share of the land or the building or both in that project. We have to take the stamp duty value of the share, and stamp duty value of the share, not of the entire property, as increased by the consideration received in cash. And this stamp duty value will be increased by the consideration received in cash, if any, and then it shall be deemed to be the full value of the consideration received or accruing as a result of the transfer of the capital asset. So what is happening here is that एक स्पेसिफाइड एग्रीमेंट किया जा रहा है. स्पेसिफाइड एग्रीमेंट के तहत कैपिटल एसेट को, जो कि लैंड या बिल्डिंग ये दोनों हो सकते हैं, उनको ट्रांसफर किया जा रहा है. और जब स्पेसिफाइड एग्रीमेंट में ट्रांसफर होता है तो जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालने के लिए सबसे पहली चीज जो लेनी होती है वो है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हिज शेयर इन द लैंड और द बिल्डिंग और द बोथ. जो भी सेलर है उसका कितना शेयर है, उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है कितना है, एंड उसके बाद वट एवर कंसिडरेशन ही रिसीव्स इन कैश, दैट इज ऑल्सो एडेड टू इट, बिकॉज इट इज अ peculiar case of a specified agreement. So we have to understand what this specified agreement is before we go ahead, so that we can understand it even better. Now, specified agreement means a registered agreement in which a person who's owning the land or building or both, he agrees to allow another person to develop a real estate project on such land or building. वो दूसरे पर्सन को अलाउ कर रहा है कि आप एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट इस पे बनाइए, इस लैंड या बिल्डिंग पे, इन कंसिडरेशन ऑफ ए शेयर बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ इन सच प्रोजेक्ट. और उसका कंसिडरेशन ये होगा कि जब वो प्रोजेक्ट बन जाएगा तो उस प्रोजेक्ट का एक शेयर, जो भी प्री डिसाइडेड एग्रीमेंट में लैंड या बिल्डिंग दोनों में जो भी शेयर है वो उसको मिल जाएगा जिसका वो लैंड या बिल्डिंग थी, वेदर विथ और विदाउट पेमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इन कैश. और उसमें कुछ कैश कंसिडरेशन भी हो सकता है, या कई बार ऐसा हो सकता है केवल शेयर ही मिल रहा हो, कोई जरूरी नहीं है कि कैश कंसिडरेशन भी हो. तो ऐसे कंडीशन में जब भी इस प्रकार की एग्रीमेंट की जाती है तो अगर कोई कैश का ट्रांसफर भी होता है उस एग्रीमेंट के तहत, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को तो लेना ही है उसके शेयर की जो उसने ट्रांसफर किया है. एट द सेम टाइम जो कैश उसको मिला है वो भी उसमें ऐड किया जाएगा टू अराइव एट द फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन. नाउ देयर इज अ प्रोविजो हियर that the provisions of this subsection shall not apply where the assessee transfers his share in the project on or before the date of issue of the certificate of completion. And the capital gain shall be deemed to be the income of the previous year in which such transfer takes place, and the provisions of this act other than a provision of this subsection shall apply for the purpose of determining of the full value of consideration received or accruing as a result of such transfer. What this means is that जहां पर ऐसा होता है कि एसएससी अपना शेयर जो है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इशू करने से पहले ही ट्रांसफर कर देता है. नाउ wherever the assessee has already transferred his share in the project either on or before the issue of the certificate of completion, assessee ने पहले ही ट्रांसफर कर दिया, तो in this situation the capital gain shall be deemed to be the income of the previous year in which such transfer take place. तो जिस ईयर में वो ट्रांसफर करता है अपने शेयर को, उस प्रीवियस ईयर की इनकम इसको माना जाएगा
और उस प्रीवियस ईयर का नहीं माना जाएगा जिस प्रीवियस ईयर में सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इशू हुआ है, क्योंकि उसने सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इशू होने से पहले ही अपना शेयर ट्रांसफ़र कर दिया था। तो जब भी उसने ट्रांसफ़र किया अपना शेयर, उस वक्त जो प्रीवियस ईयर था, उस प्रीवियस ईयर में ये कैपिटल गेन का जो टैक्स है वो उसको देना होगा। और इस एक्ट के जो भी प्रावधान हैं, तो इस सबसेक्शन के अलावा भी जो प्रावधान है वो भी अप्लाई करेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को डिटर्मिन करने के लिए। यानी जो जहाँ पर भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डिटर्मिन करनी है वो तो डिटर्मिन की ही जाएगी। और क्योंकि उसने अपना सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन से पहले ही वो बेच दिया था, अगर वो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पर बेचता तब हम सेक्शन 48 के लिए जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमको यूज़ करना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेते हैं उसके शेयर की और प्लस कैश कंसिडरेशन लेते हैं। लेकिन जहाँ पर वो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन से पहले ही ट्रांसफ़र कर दे रहा है अपने लैंड बिल्डिंग वगैरह को, तो वहाँ पे जो नॉर्मल प्रोविजंस हैं इस एक्ट की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालने के, वो लगेंगे, ना कि यहाँ पर जो 5A में जो प्रोविज़न है वो लगेगा। ये बात यहाँ की जा रही है। So competent authority means that authority which is empowered to approve the plan of the building under any law for the time being in force. Stamp duty value को भी define किया गया है. Stamp duty value means the value which is adopted or assessed or accessible by any authority of the government for payment of stamp duty. Stamp duty के payment के लिए stamp duty के payment के purpose से जो भी value adopt की जाती है या assess की जाती है या accessible होती है किसी भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी के द्वारा in respect of any immovable property being land or building or both, that is called the stamp duty value. Now, notwithstanding anything contained in subsection 1, the difference between the repurchase price of the units referred to in subsection 2 of section 80cc(b) and the capital value of such units shall be deemed to be the capital gains arising to the assessee in the previous year in which the repurchase takes place or the plan referred to in that section is terminated and shall be taxed accordingly. तो यहाँ पर जहाँ पर 80cc(b) के सबसेक्शन 2 में कुछ यूनिट्स की बात की जा रही है और जहाँ पर भी इस तरह के म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं जिनका रीपर्चेज होता है, तो उसके लिए तरीका ये दिया हुआ है कि हमको सबसेक्शन 1 पे ध्यान तब नहीं देना है, बस हमको ये देखना है कि रीपर्चेज प्राइस क्या था। रीपर्चेज मतलब जब जो कंपनी इशू करती है यूनिट्स वो वापस अपने परचेज बैक कर ले रही है उसको, या किसी वजह से जो भी प्लान है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है और उस टर्मिनेशन पे अगर कोई पैसा वो वापस दे देती कंपनी, तो जो भी कंपनी पैसा दे रही है रीपर्चेज पर, उसमें से माइनस किया जाएगा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, यानी कैपिटल वैल्यू जो थी यूनिट्स की। जैसे अगर 10 रुपये का यूनिट है तो 10 रुपये के हिसाब से वो माइनस किया जाएगा, या 12 रुपये के हिसाब से ख़रीदा गया था तो वही उसकी कैपिटल वैल्यू थी उस यूनिट्स की जब वो ख़रीदे गए थे, तो उसमें से वो माइनस करके जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी ब्रॉट टू टैक्स। So this is a specific provision for the case where the units of 80cc units mentioned under 80cc subsection 2 are mentioned. And for the purpose of this subsection, the capital value of such unit means, so therefore capital value जो है वो भी define किया गया है, means the amount invested by the assessee. जैसे मैंने कहा, capital value means the amount, जो भी amount assessee ने invest किया था उन units में, इन units को 80cc(b)(2) में रेफर किया जा रहा है। So, as if we have to summarize the section, because this is a very important section which we have to keep in mind, we have to take into consideration that normally whatever profits or gains arise करते हैं कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र से, जो किसी प्रीवियस ईयर में ट्रांसफ़र इफेक्ट किया गया है वो उसी प्रीवियस ईयर में चार्ज होते हैं
उस प्रीवियस ईयर की इनकम माने जाते हैं जिस प्रीवियस ईयर में वो ट्रांसफर होता है। लेकिन जैसे हमने बताया कि उसके बाद 1A में वो केस दिया हुआ है जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी से कोई प्राप्ति होती है अगर वो एसेट डिस्ट्रॉय या डैमेज हो जाता है। 2 में हमने देखा था कि जब कोई अपने एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लेता है तो उसको कैसे टैक्स करते हैं। 2A में हमने देखा था कि अगर कोई सिक्योरिटीज़ होती हैं उसमें डेपोजिटरीज को सेव किया गया है टैक्सेशन से और वो कैसे टैक्स होता है वो भी दिया है। और